नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो, जहां पर बिना डरे डंके की चोट पर होता है सबका हिसाब। बिहार की राजधानी पटना से लेकर के झारखंड की राजधानी रांची तक और देश की राजधानी दिल्ली तक एक अजीब सी सियासी उथल-पुथल है। पिछले 6 घंटे से ज्यादा वक्त से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। कई घंटों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए हैं। ईडी से उनको सवालों का सामना करना है। उन्होंने कहा कि कल वो हाजिर होंगे, लेकिन बीजेपी ने इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री लापता हो गए हैं, जो भी उनको ढूंढ कर लाएगा 11,000 रुपए उनको इनाम दिया जाएगा। उधर हमने देखा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ईडी की टीम ने कल पूछताछ की थी। विपक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। कई तरह की सियासी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं और उसके बाद झारखंड में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जा सकती है। सवाल यह भी कई लोग कर रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन 3 सबसे अहम सवाल जो आज की तारीख में घूम रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन और लालू परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या दूसरा सवाल यह भी है कि क्या बिहार की तरह झारखंड में भी कोई बड़ा सियासी उथल पुथल यानी बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या तीसरा सवाल ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए ये गिरफ्तारी वाला दांव चला जा रहा है। इसी पर तमाम मेहमानों के साथ बड़ी बहस करेंगे, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। बिहार में पलटे सरकार तो लालू परिवार का संकट और गहरा गया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री और ईडी की लुकाछिपी जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों का सामना करते करते विपक्षी पार्टियां बेदम हो गईं। 31 घंटे तक लापता रहने के बाद सीएम हेमंत सोरेन अचानक रांची में अवतरित हुए और विधायकों के साथ मीटिंग की। मीडिया से चंद बातें की, थोड़े झल्लाए भी नजर आ रहे थे। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? चलिए नहीं 11,000 रुपए का इनाम रखा क्या गया था सवाल है? आपके इसका ऊपर। मतलब क्या है? ले तुम सब में बांट देना। जमीन घोटाला केस में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सीएम एक टेबल पर आ ही नहीं रहे। इस बीच खबर है कि सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। उधर लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर शिकंजा और कस चुका है। कल लालू से पूछताछ की गई तो आज तेजस्वी का ईडी से सामना हो रहा है। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठे हैं। कि 2025 से पहले फिर नीतीश बाबू आ जाएं आरजेडी के। हो सकता है। अब कहाँ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब सवाल है कि अपने बेटा का नाम अब लोग नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। आप बेकार ईडी कह रहे हैं। बीजेपी कही है ना खुल करके, मोदी जी और अमित शाह जी, उन दोनों के माध्यम से, उन दोनों ने इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को डील करने का निर्णय लिया। विपक्ष मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। उधर ईडी और सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सूत्र बताते हैं कि लालू परिवार और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तक हो सकती है। तो क्या भ्रष्टाचार पर प्रहार मतलब मोदी का 400 पार पक्का है, या फिर विपक्ष को तितर बितर करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सारिका पासवान प्रवक्ता हैं आरजेडी की, आकाश यादव हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विनय सिंह लेखक हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं मेहमानों करूँ उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार पर जेएमएम ने बहुत बड़ा हमला बोला है। जेएमएम का कहना है कि हेमंत सोरेन ना हिमंता है ना ही नीतीश कुमार है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
केंद्रीय एजेंसियों के जरिए ये गुंडागर्दी की जा रही है। शर्म करे बीजेपी के नेता। मरांडी ने एक मुख्यमंत्री का अपमान किया है। क्या कुछ कहा गया है जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से, सुनिए। हेमंत सोरेन न तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और न ही नीतीश कुमार। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करें। सीआरपीसी की धारा 499 ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा बाबूलाल जी का। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। तो बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री लापता, जो ढूंढ कर लाएगा 11,000 रुपए दिया जाएगा उनको इनाम के तौर पर। लगभग 30 घंटे के बाद हेमंत सोरेन जब सामने आए, मीडिया ने उनसे जो सवाल किया, क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, सुनिए। क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? चलिए नहीं 11,000 रुपए का इनाम रखा क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? ले तुम सब में बांट देना। एहसन सिंह जी, आपने सुना, जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ना हिमंता बिस्वा शर्मा है ना नीतीश कुमार है। ये केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी गुंडागर्दी करवा रही है। देखिए, दरअसल ये लोग रामचरितमानस को नहीं मानते। रामचरितमानस की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है, उसको तो जलाते हैं। उसमें लिखा है, हसब ठठाई फुलाई गालू एक संग नहीं होय भुआलू। हमारे मित्र कह रहे थे कि हम डरते नहीं, एक तरफ भागते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं हम डरते नहीं। दोनों काम कैसे होगा? आप क्यों भागने का कार्य कर रहे हैं? भाई, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो अपने कार्य को करती हैं, वो प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। जैसे हम प्रवक्ता हैं तो हम बोलने का कार्य करते हैं, आप न्यूज़ पढ़ने का कार्य करते हैं, टीचर पढ़ाने का कार्य करता है। ऐसी एजेंसियां जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं। और चोर अगर शोर मचा के एक कहे कि नहीं हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, हम दोषी हैं लेकिन वो भी दोषी हैं, भाई ये कह के तो आपका चरित्र नहीं साफ हो सकता है कि आप दोषी हैं पहले दूसरे दोषी को पकड़ें इसलिए हम आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात मैं कहूँगा कि सूचना और साक्ष्यों के आधार पर जब एक जानकारी इकट्ठी होती है तो कोई भी जांच एजेंसी वो पुख्ता उसके पास सबूत होते हैं, तो सूचना साक्ष्य और सबूत जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे आदमी से पूछताछ होती है। बहुत सारे लोगों से हुआ। भारतीय जनता पार्टी में उस समय वर्तमान हमारे गृह मंत्री जी से सवाल हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल हुआ, लेकिन अगर जो गलत कार्य नहीं किया होगा, तमाम जांच एजेंसियां जब एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो क्या वहाँ घुर्राते हैं क्या कि नहीं हम तो फला है, हमको चेक मत करो? अरे करिए, अगर हम कोई गलत सामान हमारे पास नहीं होगा 100 बार चेक करिए, हम बच जाएंगे। लेकिन कोई चारा घोटाला वाला, कोई शराब घोटाला वाला, कोई शिक्षा घोटाला वाला अगर ये कहे कि नहीं भी हमारी जांच क्यों हो रही है और बार बार जब वो गिरफ्तार हो रहे हैं, सजा हो रही है। मैं चिराग सेठी आपका रुख कर रहा हूं। चिराग सेठी, बीजेपी को आपने सुना, बीजेपी कह रही है कि भैया अगर आप पर कोई आरोप लगा है तो आप उसका सामना कीजिए, उससे भाग क्यों रहे हैं? समन पर समन जाता है, आप कहते हैं अभी वक्त नहीं है, अभी हम यहां व्यस्त है, अभी हम वहां व्यस्त है। चिराग सेठी जी। जी प्रत्युष जी, बिल्कुल, ये जो आज ईडी है ये बन गया है इलेक्शन ड्यूटी फॉर बीजेपी। इनका काम हो गया है सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को, विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा करना। मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूंगा। 2005 से आज तक ईडी ने कुल 5,906 मामले रजिस्टर करे हैं, जिसमें से आप हैरान होंगे सुनकर कि कन्विक्शन सिर्फ 25 मामलों में हुआ है, चार्जशीट 1142 मामलों में।
और अगर आप पॉलिटिशियंस पे देखेंगे कि नेताओं पे कितने मुकदमे हुए हैं, तो 121 2014 के बाद, जिसपे 115 जो मुकदमे हैं वो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर है। ये ईडी जो काम कर रही है वो काम कर रही है विपक्षी नेताओं को ईडी के जालसे में फंसाना। उसके बाद उन्हें बोलना या तो आप हमारी पार्टी में आ जाइए और हम आपको भाजपा वॉशिंग पाउडर से धो देते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। और इसके बड़े सारे एग्जाम्पल है। एक बड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अभी छगन भुजबल जी का, जिसके केस में ईडी ने कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है। जिस बेसिस पे हमने आपको 1.5 साल जेल में रखा, वो फाइल ही नहीं मिल रही है आज। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा हो, उसके बाद अजीत पवार जी हो, जिनको प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं 71,000 करोड़ का स्कैम, नेचुरल करप्ट पार्टी, नीतीश कुमार जी को दो कर गालियां दे रहे थे कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, और आज बिल्कुल वो पाक साफ हो गए। इनके जो वहां उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुरेठा बांधे बैठे थे कि हम तब तक मुरेठा नहीं उतारेंगे जब तक कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से नहीं उतार देते, आज क्या हुआ? आज मुरेठा पहने पहने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत अच्छी लगने लग गई। ये जो सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश में जो देखी है वो आज की सरकार है, जिसने ईडी को सिर्फ अपना एक चुनाव जीतने का यंत्र बनाकर रख दिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, सारिका पासवान, क्या केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, जो जेएमएम कह रही है? फिर 30 घंटे तक कहां गायब थे हेमंत सोरेन? देखिए क्या है ना कि सारिका केंद्र में जो मनुवादी सोच के सरकार है, जो केंद्र में मनुवादी सोच की सरकार है, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि कैसे एक आदिवासी का बेटा जो है वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया। कैसे उन्हें बर्दाश्त होगा कि बिहार में एक यादव समाज का व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव, उस समाज से आने वाले, कैसे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, और कैसे उनकी वजह से पूरी देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इन मनुवादियों को ये बर्दाश्त नहीं है कि कैसे चोर भी अगर बहन जी शोर मचाएगा तो क्या कोई उसकी बात को मानेगा? अब नहीं, चोर कहे कि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं इसलिए हम भी चोरी करेंगे। देश की महिला, आदिवासी, अभी तो आप चोर की तरह शोर मचा रहे हैं भाई साहब, अभी तो आप चोर की तरह शोर मचा रहे हैं, क्योंकि बीच में जिस तरीके से चोर को आदिवासी से जोड़ेंगे, नहीं, हमारा आदिवासी समाज जो है वो स्वाभिमानी होता है, वो चोर नहीं होता है। आप उसको चोर मत बनाइए, आप उसको चोर मत बनाइए, आप सम्मान की बात करिए। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज थे, जो देश के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन आप बताइए, चोर को देखिए, चोर चैनलों पर बैठ के शोर मचाएगा, चोर का शोर कितने दिन तक चलेगा? अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, भैया आपकी पूरी चोरी उंगलियों में गिनवा देती हूं, सुप्रीम कोर्ट खराब, बीजेपी और आरजेडी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। खराब हो जाती है भाई। देश में राष्ट्रपति शासन आप लोग लगाते हैं, इमरजेंसी आप लोग लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों से गठबंधन आप करते हैं। आम आदमी पार्टी किसके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी? आम आदमी पार्टी आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी। तो ये जो मैं तो कह रहा हूँ, आप जाइए वहां बताइए, केंद्र की सत्ता में बैठने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को पेट का पानी नहीं पच रहा है, इसलिए वो दिल्ली में भी कब्जा जमाना चाहते हैं। चिराग शेट्टी को भी रखिएगा स्क्रीन पर। चिराग शेट्टी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिकंजा कसना चाह रहे हैं। बिहार की भी वही स्थिति है, झारखंड की भी वही स्थिति है, दिल्ली की भी वही स्थिति है। वो पार्टी है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्तर तक गिर सकती है। सिर्फ और सिर्फ सीट लेने से मतलब है, कैसे मर्जी सरकार बननी चाहिए बस। आज आपने देखा होगा किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आज इनके माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी ने किस तरीके से आज 8 वोटों को निरस्तार कर दिया, उसको इनवैलिड कर दिया। कैमरा पे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, इतने छोटे से इलेक्शन में किस तरह की धांधली की जा रही है, किस तरह से मेयर इलेक्शन भी होने नहीं दिया जा रहा। आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में तो क्या करेंगे ये लोग। मैं आकाश यादव, मैं कांग्रेस का रुख करना चाहूंगा। आकाश यादव जी, बीजेपी कह रही है हमारी सरकार है, इस वक्त केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, तो हम पर तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब चारा घोटाला हुआ था उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? उस वक्त जो जांच हुआ तो क्या उस वक्त लालू यादव के खिलाफ साजिश की गई थी? क्या पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा या आई के गुजराल के समय इनके खिलाफ साजिश की गई थी? क्या उस वक्त सरकार में कांग्रेस नहीं थी? क्या
नहीं खरे जी, अब मेरी बात सुनिए, आपका सवाल जायज है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि आज सिर्फ विपक्ष पे लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ थे, मनमोहन सिंह सरकार में थे, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी पे आरोप होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का रुख उस वक्त लिया था। यहाँ पे सिर्फ विपक्ष के साथ ईडी उनका प्राइवेट विंग बन के काम कर रही है, इसके ऊपर आपत्ति है। मैं आपको बता दूं खरे जी, देखिए आज केंद्रीय यंत्रणा हो, जितनी भी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आपका इलेक्शन कमीशन हो, देखिए हर कोई आज अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। पूरा देश आज संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि लालू जी को छूट दे दीजिए, राहुल जी को छूट दीजिए। संविधान में अगर ऐसा लिखा होता कि राहुल जी को छूट दे दीजिए, सोनिया जी को छूट दे दीजिए, जीजा जी को छूट दे दीजिए, तो दे दिया जाएगा। संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं भाई। जो आदमी घपले और घोटाले से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, भाई उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, इंदिरा गांधी जी को क्यों बर्खास्त किया गया? भ्रष्टाचारी सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया? तानाशाही सरकार को क्यों बर्खास्त किया था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जब आप भ्रष्टाचार का कार्य करेंगे तो बर्खास्त होंगे, भ्रष्टाचार का कार्य करेंगे तो आपकी जांच होगी। अब आप साधु बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, आप जैसा कार्य करेंगे, जैसा ये तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाका, जैसा कर्म करेंगे वैसा करेंगे। अब आप आकाश जी एक सेकंड मैं प्रेम जी और विनय जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आकाश जी एक बात बताइए। आकाश जी, जिस वक्त चारा घोटाले के मामले में लालू यादव घिरे थे, उस वक्त यही कांग्रेस कितनी हमलावर थी आरजेडी पर, और आज की तारीख में आप बिल्कुल पलट गए। खरे जी, उनके ऊपर बाकायदा कानूनन कार्रवाई हुई, उसके ऊपर प्रक्रिया। तो क्या लालू यादव को चारा घोटाले में जो सजा दी गई, उनको प्री प्लान तरीके से उस वक्त उनकी सहयोगियों ने फंसाया? खरे जी, आप क्या शेल कंपनी के 20,000 करोड़ के अदानी के मामले में कोई कार्रवाई हुई? पीएम केयर के लाखों करोड़ रुपए के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इनके जितने भी बोमई हो, येदियुरप्पा हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, नारायण राणे हो, कोई कार्रवाई हुई? आप कांग्रेस सरकार ने कम से कम एक नियत रखी थी, और ये पीएमएलए और ईडी को ताकत देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम मैं विनय सिंह और प्रेम कुमार जी का रुख करूंगा। विनय सिंह जी, ये बात विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर हमें यह कहा जाता है कि लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में जब वो आरोपी हुए, उनके खिलाफ जांच चली, उनको सजा हुई, तो उस वक्त उनके साथ की संयुक्त मोर्चा की सरकार, वरना अगर वो चाहते तो मामले को दबा सकते थे। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया, मामले में जांच हुई। आप उसे पूछ रहे? प्रत्युष उन्होंने सहयोगी को बचाया नहीं। प्रत्युष भाई, कल हेमंत सोरेन जी को पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची उनके घर पे। हेमंत सोरेन जी लापता हो गए, और कल ही एक घोटाला हो गया, जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया झारखंड में, और आरोप है कि 35 और 50 लाख रुपए लेकर के पेपर बेचे जा रहे थे, और ये कर्मचारी चयन आयोग के पेपर बेचे जा रहे हैं। मतलब कल ही का कल घोटाला हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री से पूछताछ होने वाली थी, नया घोटाला हो। घोटालों की फेहरिस्त है झारखंड में। कोयला घोटाला, बालू घोटाला, मैं धनबाद में हूँ, यहाँ जीएसटी घोटाला हुआ है, कह रहे हैं एफआईआर हुए हैं, एडवोकेट आप कोर्ट में चले जाइए और कहिए कि हमारे पास साक्ष्य, हम तो देखते नहीं। अरे क्या है, झूठ बोलने से लोग जानेंगे नहीं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई सूचना है, तो पीआईएल दायर कर दीजिए, उसको लेकर चले जाइए कोर्ट में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई सरकार आपको फंसा रही है, आपके खिलाफ नाजायज कर रही है, तो आप जाइए, लेकिन है नहीं ना ऐसा, क्योंकि आप किए, कोई जमीन के बदले नौकरी दिया है, कोई पूरी जमीन ही हड़प गया है, कोई पैसा ही हड़प गया है। आप बताइए, उसी झारखंड में 500-5,000 करोड़ मिल रहे हैं, कोई भी पूछेगा ना भैया? सारी जांच एजेंसियों ने कहा है 50,000 से अधिक रुपया प्रेम जी को बुलाइएगा स्क्रीन पर। प्रेम जी, कारणों से आप 500 करोड़ रखे तो पूछा जाएगा नहीं? ये इंटरव्यू नहीं प्रेम जी क्या प्रेम जी क्या केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने का काम ये पहली बार हो रहा है क्या?
पहली बार हो रहा है क्या? देखिए प्रत्युष जी, लेकिन 2018 से आप आगे देखिए, 2018 में वो मिश्रा जी को ईडी बनाया गया 2020 तक के लिए, 1 साल एक्सटेंशन दिया, दूसरा साल एक्सटेंशन दिया, तीसरा साल एक्सटेंशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बाबा ये गलत है, ये एक्सटेंशन गैर कानूनी है। ये जो गलत तरीके से ईडी को स्थापित किया गया, केंद्र सरकार ने किया, ये दौर बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा। इस दौर में विपक्ष के नेताओं को टारगेटेड तरीके से पूछताछ हुई, केवल पूछताछ। देश के लोग लेकिन एक्शन जो है नहीं हुआ। कांग्रेस करती है। आप बता तो दीजिए जनता को, प्रेम जी, आदरणीय प्रेम जी, मित्र प्रेम जी, 5 से 14 का एक बार डिस्क्रिप्शन तो कर दीजिए। बता दीजिए कि 60% कौन राजनीतिक पार्टियों पे कैसे मुकदमा दायर हुआ, एक बार कह दीजिए। बताइए, दोनों का बताइए, 14 से लेकर आज तक का, 5 से लेकर 14 तक का बताइए तो हम भी सुने। और इस समय देखिए, अगर 163 लोगों पे कार्रवाई पूरी होती है तो 162 लोगों पे दोष सिद्ध होता है। भाई दिन भर कार्रवाई होती है, राम पे, रहीम पे, मोनू पे, सोनू पे, फलान पे, ठिकान पे, लेकिन लालू जी पर हो जाए जो मैं आगे मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन लोगों पे नहीं हो। बिहार में जो सियासी उथल पुथल हुई है उस पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जरा सा प्रेशर आता है और पलट जाते हैं। पूर्णिया में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर यह हमला बोला है। बीजेपी के दबाव में आ गए नीतीश कुमार, डर गए नीतीश कुमार। दरअसल में जातीय जनगणना में फंस गए नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं चाहती है जातीय जनगणना हो, यानी कि नीतीश कुमार को डराकर अपने पाले में बीजेपी ले आई। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने पूर्णिया में। यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सारिका जी, कैसे आपके सहयोगी थे नीतीश कुमार? जब नीतीश कुमार आपके साथ चल रहे थे तो सब कुछ बढ़िया था, ऑल इज वेल था। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शान में कितने कसीदे गढ़ते थे, इंडिया गठबंधन बना, सामाजिक न्याय की बात हुई। क्या इतने कमजोर निकले नीतीश कुमार कि बीजेपी के दबाव में आ गए? देखिए, ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों आप बेहतर जानेंगे। आरजेडी बेहतर जानती है। आरजेडी और नीतीश कुमार का संबंध आज का नहीं है, काफी पुराना है। नहीं, हम बेहतर जानते हैं लालू जी और नीतीश कुमार की दोस्ती तो बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार जी, लालू सब दोनों के एक दूसरे के पेट के अंदर कितना दांत है यहां तक पता है। दांत कट्टी दोस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, आप सही कह रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे नीतीश कुमार जी स्वयं एक अन्य मार्ग से चलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के समक्ष आए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है, उन्हें कमजोर करना चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, मुझे मदद की आवश्यकता है। और पिछले अनुभव के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी जी को मनाया और तेजस्वी यादव जी ने नीतीश जी को समर्थन दिया और समर्थन के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। और इस 17 महीने के सरकार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने जो वादे बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी देने के संदर्भ में किया था, वो तमाम चीजें उन्होंने की। साथ ही साथ जाति आधारित गणना जो बहुत दिनों से हमारी मांग थी वो भी हुई। उस जाति आधारित गणना के आधार पर 75% आरक्षण को भी बढ़ाया गया। मतलब अनगिनत ऐसे काम हुए, बिहार में निवेश आए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसी, इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हुई जो मुझे लगता है कि बिहार की जनता आज निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कर रही है। अब नीतीश जी को अगर बिहार की जनता के हित में किए गए कार्य अच्छे नहीं लगे और वापस वो उन्हीं लोगों के बीच में जातीय जनगणना में फंस गई क्या बीजेपी? जो सर्वे बिहार ने लोगों के सामने सार्वजनिक कर दिया, बीजेपी डर गई कि अरे ये तो खेल हो जाएगा।
प्रत्युष भाई एक आग्रह है, मैं बोल लूं, कोई बीच में बोले मत। पिछली बार भी बोल रहा था, कोई भाई साहब बीच में भिड़ गए। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे। जी, तो फिर भी कोई भी हो, एक आदमी एक ही बार बोले, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं भाई जी कि दो लोगों की बातचीत, ज्वाइंट बिहार में तो दोनों एक ही राज्य थे, यहाँ पे घोटालों की फहरिस्त है और घोटाले किस स्तर के हैं। मैं बोल रहा हूँ कल JSSC का घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, आम लोगों के का जीवन संकट में डाला गया। वहां पर आप नौकरी दे रहे हैं भाई, नौकरी में जमीन किसकी लिखवा रहे हैं? कोई IRPS की नौकरी नहीं दे रहे थे, बहुत मामूली नौकरियों के बदले में आपने गरीब लोगों की जमीनें ली। तो आप हर बात में मनुवाद मत घुसाइए। मनुवाद के कारण ही लालू यादव भ्रष्ट हुए क्या? मनुवाद के कारण इनको भ्रष्ट होना पड़ा क्या? अरे यहाँ जमीन पर देखिए, कोयला, लोहा, बालू, गिट्टी, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? हर रोज एक नया घोटाला है, बिहार में हर रोज एक नया घोटाला है, और इसको सील्ड करने के लिए आप मनुवाद कहते हैं, बात नहीं बनेगी, ये बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और देखिए आपके जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस ने अभी स्वीकार किया स्क्रीन पे कि यहाँ आप दोषी थे और उसके कारण लालू जी जेल गए। आपके सहयोगी दल के अभी प्रवक्ता ने माना कि हाँ लालू जी दोषी थे और उनको जेल जाना पड़ा। और मैं तो अंतिम बात कहता हूँ प्रत्युष भाई, इनके सहयोगियों की लिस्ट देख लीजिए। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी का भी बयान हमने सुनाया। राहुल गांधी के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो जहां जहां जा रहे हैं वहां गठबंधन टूट जा रहा है। राहुल बंगाल गए, ममता छोड़कर चली गई। राहुल बिहार आए, नीतीश उनको छोड़कर चले आए। मतलब जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़ रहे हैं, उनके सहयोगी उनसे दूरी बना ले रहे हैं। मुस मोटे यहाँ लोड हो, यहाँ राहुल गांधी आए हैं, घूम घाम के जाएंगे यूपी। दौरा किए, बंगाल गए, ममता भाग गई। बिहार आए, नीतीश कुमार भाग गए। तो जहां जहां जा रहे हैं गठबंधन को तोड़ ही रहे हैं। आकाश यादव जी, केसी त्यागी ने भी ये कहा था कि हमने बहुत कोशिश की नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में सभी को एकजुट करने का, लेकिन कांग्रेस का अहंकार था। अब गिरिराज सिंह तंज कस रहे हैं, जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी वहां नाराज हो गई कि हम अकेले लड़ेंगे बंगाल में। और अब जैसी पूर्णिया में यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा पहुंच रही है, यहाँ पर खेल दूसरा ही हो गया। नीतीश जी छोड़ के चले गए, जिन्होंने अपने कंधे पर पूरा भार उठाया था इंडिया गठबंधन बनाने का, वही निकल लिए। देखिए, जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जा रही है, वहां वहां सरकार के थ्रू, ईडी के थ्रू हर नेता को इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे साथी है उन पे दबाव लाने का काम हो रहा है। आप देखिए, हमारे तेजस्वी यादव जी पे हुआ है, नीतीश जी का खैर अलग मसला है, अब हेमंत सोरेन पे भी उसी वजह से हो रहा है। जहां जहां से ये भारत जोड़ो न्याय, देखिए ये डर अच्छा है। मैं बोल रहा हूं कि ये ईडी इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों को तकलीफ देगी, लेकिन ये इंडिया गठबंधन 140 करोड़ का है। आप 140 करोड़ लोगों को कहाँ कहाँ ईडी पहुंचाओगे, कहाँ कहाँ कौन सी यंत्रणा से रोकोगे? मेरा सवाल है बीजेपी से और आदरणीय मोदी जी से, आप जिस तरीके का लोकतंत्र पूरी तरीके से आज गुलाम बना के रखा है आपने, उससे इस देश का हर एक आने वाला 2024 में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, मैं चिराग सेठी आपसे पूछ रहा हूँ। चिराग सेठी जी, ममता बनर्जी अकेले बंगाल में चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार अलग हो ही गए, आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या अभी भी आप लोग खुद को एक गठबंधन में मानते हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये बिल्कुल प्रत्युष जी, अब इंडिया गठबंधन साथ है। और आज ही मेयर का चुनाव जो चंडीगढ़ में हुआ है, और वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है, जो जीता भी है, जिसको एक गलत तरीके से भाजपा के जो वहां पर पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने जिस तरीके से 8 वोट इनवैलिड किए, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा का मेयर बना दिया, वो तो दिख रहा है, ये दिख रही है हार किस तरीके से हो रही है। आप मुझे बताइए, अगर भाजपा को लग रहा है वो जीत रही है, तो क्यों नीतीश बाबू के पैरों में जाकर पड़ गए और बोला कि बिहार में हमें सत्ता चाहिए? 2 महीने में इलेक्शन थे लोकसभा के, रुक जाते, देख लेते। ये दिखा रहा है कि सब कुछ करने के बाद, सारे छलावे करने के बाद भी भाजपा की सीटें नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा है कि 2 महीने में चुनाव है, किस मुंह से लोगों के पास जाए, पिछले 9 साल में काम क्या किए हैं, क्या लेके जाने वाले हैं। तो अब ये ईडी को आगे ले आते हैं, कभी ये बोलते हैं इंडिया गठबंधन है। अरे हमारा गठबंधन है, हम कर रहे हैं मैनेज, हम देख लेंगे हमारी सीटें कितनी हैं। आप बता दीजिए,
यूपी में किसको कितनी सीट मिलने वाली है आप बता लेकिन दीजिए। पंजाब में तो नीतीश जी को आपने कितनी ऐलान सीट कर दिया देंगे ना, बिहार पंजाब में आपने, आप बता दीजिए चिराग जी महाराष्ट्र आपने क्या होने पंजाब में वाला है? ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पंजाब में आप कांग्रेस को कुछ नहीं मानते कि तो आपके पास कोई जनाधार नहीं है। देखिए भाजपा का कोई बेस नहीं है पंजाब में। ये लड़ाई वहां पर जो भी है नहीं, वो कांग्रेस और आम आदमी मैंने पार्टी कांग्रेस के बारे में पूछा। तो वहां के मुख्य पंजाब में आपने कहा हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले, तो यहां सीटों का तालमेल, आपसी सामंजस्य कहां गया? क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हाँ आप अकेले लड़ो? क्या कांग्रेस ने ममता बनर्जी को बंगाल में कह दिया कि हाँ वहां पर आप अकेले लड़ो? नहीं प्रत्युष जी, देखिए दिल्ली की डिस्कशन हमारी चल रही है और राज्यों की डिस्कशन हमारी चल रही है और ये तो मीटिंग्स हो रही है। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आज चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है। ये तो आज का प्रमाण है। अगर हम साथ में नहीं है तो फिर हम आज चुनाव कैसे लड़ते? आज पहला मुकाबला था लोकल बॉडी के चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए साथ मिलकर लड़ रहे। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी एक प्रक्रिया के तहत जांच करती है, समन भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, ये नौकरी के बदले जमीन, ये 2004-2009 उस समय का मामला, लगभग तकरीबन अगर देखा जाए 2024 में बात कर रहे हैं। अभी तक इसमें जो कहा जा रहा था ना कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना है और उतना है, अब तक तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। जो भी इसमें दोषी पाया जाता उनको सजा सुनाई जाए। अभी तो जांच ही चल रही है। ऐसे तो जांच 50-100 साल तक चलेगी, पता नहीं तब तक वो आरोपी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रत्युष जी, यही तो चिंता का विषय है कि अब ये जांच ईडी के दायरे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल है। सीबीआई किस लिए होती है? ईडी का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही मामलों में होता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ईडी को क्यों ये जांच कर रही है? किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ये साबित करके इसको जांच करेंगे। और ईडी को जिस तरीके से बीते दिनों कानून से सशक्त बनाया गया है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले तो फिर बाहर निकलने का चांस नहीं है। और तो इस हिसाब से ईडी का किसी भी केस को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ के ईडी के हवाले कर देना है और उसके बाद इसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। यही तो चल रहा है। यही मैंने कहा कि ईडी को जिस तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना। तो ईडी अपने आप में संदिग्ध हो गई है। उसके काम पर ही सवाल उठ रहे हैं कि उनको वो केवल विपक्ष का घर देखती है, विपक्ष के नेताओं का घर देखी है, बीजेपी के नेताओं का। बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर का मामला आपको पता है, उनके बेटे को कितने 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कनाडा से आया, कुल्लम कुल्ला देने वाला बोल रहा है, अफीम की खेती के पैसा हमने दिया, उसमें इन्वेस्ट कराया, और उसमें ईडी गई ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ईडी केवल विपक्ष का घर देखती है। तो ईडी संदिग्ध हो गई है, उसके विचार, उसके एक्शन पर भरोसा नहीं है देश को। और हेमंत सोरेन को एसएल सिंह जी जवाब दीजिए। एसएल सिंह जी, गायब है, फरार है। सुन लीजिए पहले। देखिए क्या है, हेमंत सोरेन, जब सोरेन अगर मुख्यमंत्री पार्टी का बन के बने तो इसका तो मतलब निश्चित तौर पे ऐसी बातों को कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि 1 लाख करोड़ रुपया राहुल गांधी जी को परसों किसी ने दिया, 4 लाख करोड़ रुपया लालू यादव को किसी ने दिया, 6 लाख करोड़ रुपया ममता बनर्जी को दिया, तो दिया तो सबूत होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, कहने से नहीं होगा। और साक्ष्यों और सबूत की जांच के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा, अरे भैया आप सुन लीजिए प्रेम जी, मैं इसीलिए बीच में आपके बोल रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो है कांग्रेस के लोग जब नहीं बोल पाते हैं तो आप कांग्रेस की तरफ से खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, सुरेश कलमाड़ी जी और 24 लोगों पर जांच होती है तो दोषी पाए जाते हैं। जब लालू यादव पे जांच होती है तो दोषी पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों पे कोल ब्लॉक पे जब जांच होती है तो उसमें 13 लोग दोषी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक आदमी कह रहे थे गठबंधन, अब गठबंधन मैं कह रहा हूँ चलिए नीतीश जी चले गए, भैया राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट। भगवान राम के लिए तो विभीषण अपने भाई को छोड़कर चले गए, कोई अपने पिता को छोड़कर चला गया। विश्वसनीय नहीं रह गया। भगवान को गाली देंगे तो ममता जी देखिए आपको छोड़ने के लिए तैयार है। ममता जी कह रही है कि भाई हम क्यों कांग्रेस से मिलकर लड़े।
और मैं तो कह रहा हूं कि एक जमाना था जब कांग्रेस और ममता मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया ना पहले ना खून खराबे हुए। आम आदमी पार्टी किसके बोलिए बोलिए प्रेम जी। आम आदमी पार्टी अगर जाके कांग्रेस के गोद में बैठती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के तलवे चाटती है, एक सेकंड कि भैया किन कारणों से तलवे चाट रहे हैं। 400-500 पेज का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी किसकी लेकर घूम रही थी? आम आदमी पार्टी का जन्म किसके नाते हुआ? आज संजय राउत जी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। संजय राउत जी अगर कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपकी हैसियत जीरो है, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो आपको उनको संभालिए। चूंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो आदमी भगवान राम को गाली दिया, जो सनातन को डेंगू मलेरिया का, मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊं, मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले झारखंड से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट यह है, निशिकांत दुबे ने जेएमएम पर और हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर खुद सोरेन परिवार के अंदर अंतरकला है। हेमंत सोरेन की भाभी नाराज है, कल्पना के नाम पर सीता सोरेन नाराज हो गई हैं। पत्नी कल्पना को दरअसल सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, जिसको लेकर के घर के अंदर ही रार छिड़ गई है। सीता सोरेन नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने और इसीलिए इसमें इतना डिले हो रहा है। अशोक यादव जी, आप वहां पर झारखंड में जेएमएम के बाद दूसरे बड़े पार्टनर हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है? क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है महागठबंधन के बीच में कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हेमंत सोरेन को तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को यहां पर मुख्यमंत्री बना देंगे, जैसे एक वक्त में लालू यादव ने राबड़ी देवी को बनाया था? अरे जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तीन दिन से सीएम नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से आप उनके परिवार में क्या चल रहा है इसका इंटेल निशिकांत दुबे जी लेके आए। तो मैं बता दूं, ये जिस तरीके की राजनीति इस देश में हो रही है खरे जी, ये बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। और मेरे मित्र को एस एन सिंह साहब को मैं कहना चाहूंगा, कितने दिन राम को गाली दोगे आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए? राम को कितने दिन बदनाम करोगे सिंह साहब? राम की नीति हो रही है। अब राम को गाली देने वालों को खड़बड़ाहट है तो होना चाहिए। भाई आप जब बाबर नीति करते थे तो हमें नहीं तकलीफ होती थी, हम राम नीति कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए। आप चाहते हैं कि राम राज्य को लूट लिया जाए तो नहीं। भारत के लोग मानते हैं राम राज्य अच्छा है, राम राज्य होना चाहिए। जो गलत कार्य करे वो दंडित हो, अपना पराया हो। लेकिन बाबर नीति में, औरंगजेब की नीति में अपने बाप के साथ अत्याचार किया जाता है, अपने लोगों के साथ जो अच्छे होते हैं उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है, जग विध्वंस करने का कार्य किया जाता है। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया जाता है, सिखों की हत्याएं कराई जाती है। ये बाबर नीति होती है, राम नीति होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबको आवाज दिया जा रहा है, बिजली पानी सड़क सुरक्षा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, 5 लाख रुपए किसान का एक रुपया लूट के राजनीति है। और आपकी जो बाबर नीति थी वो अपने पिता के साथ भी अन्याय, अपनी महिलाओं के साथ भी अन्याय, दुराचार की नीति समाप्त करके भारत की जनता ने भारत की संस्कृति राम राज्य को अपना लिया। अब राम राज से आपको तकलीफ नहीं है, तो चाह रहे हैं कि राम राज से आपको तकलीफ हो। हम जो है आप चाह रहे हैं कि आपको राम राज से तकलीफ हो, क्योंकि राम को मानने वाले जगह पर जाने हैं कि भैया जब बाबर की बात होती है तो इनके लिए ठीक होता है, लेकिन राम की बात होती है तो तलवार भाजने लगते हैं। तुष्टीकरण के कार्य करने वाले लोग राम का नाम लेते ही कहते हैं सांप्रदायिक है। भाई राम को गाली देंगे, आप डेंगू मलेरिया कहेंगे, हमारे इसको हमारे तो आप बार-बार कह रहे हैं और आप भ्रष्टाचार करना बंद करिए। आपको कोई नहीं पूछेगा। इस देश में 140 करोड़ की जनता है, आप बताइए किसको कौन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी विकास के कार्य के लिए आए हैं। हाँ, उन्होंने जरूर कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। तो अगर आपको बचना है तो आप भ्रष्टाचार मत करिए। अब आप एस एन सिंह जी अभी आपने राम राज्य की बात की, हम ईडी की बात कर रहे थे, करप्शन घोटाले की बात कर रहे थे, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन ये माल्या और हीरा कारोबारी, हीरा व्यापारी, ये सब कहां चले गए? किस राज्य में चले गए? कैसे चले गए? किसने जाने दिया?
कहां है ये लोग? बैंकों को करोड़ों रुपए का चपत लगाकर निकल लिए, और यहां पर अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए 2 लाख के लोन पर तो उसको एड़ियां घिसनी पड़ जाती हैं अदालती चक्कर काटते काटते, और यहां पर हजारों करोड़ों रुपए डकार के निकल लिए। कौन से राज्य में गए साहब? किसने भेजा? कैसे भेजा? कहां भेजा? कोई डकार के भागने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूं मारिच सुबाहू कितने दिन तक भगा था? ताड़का तो लाइए घसीट कर चकमा दी थी जो ना ना ना, अरे तो आप राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, लाइए घसीट कर। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? लाइए ना घसीट कर। जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी कानून बना रही है कि अगर आप विदेश में भी रहेंगे तो यहाँ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले ऐसी नीति नहीं थी। अभी माल्या कहाँ है? ललित मोदी कहाँ है? माल्या कहाँ है? ललित मोदी कहाँ है? कितने पैसे डकारे उन्होंने? संविधान में संशोधन कर दिया, नीतियां बना दी। अगर आप विदेश चले जाते हैं, ये हमने नहीं बनाया था। आज तक की सरकारें एंडरसन को बहुत सारे लोगों को जहाज में ले जाकर छोड़ाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम राज्य की सरकार है वो कहती है अगर आप विदेश में भी अब तो वैश्विक मंच पर अब तो एस एन सिंह जी अब तो वैश्विक मंच पर भारत विश्व गुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं सबसे, ऋषि सुनक से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। घसीट कर लाइए ललित मोदी और माल्या को, लाइए। एक खुशी का विषय है और हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए, अगर हम चल रहे हैं कहीं जाने के लिए, आप कहेंगे कि नहीं आप बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप दिल्ली जा ही नहीं पाएंगे। अरे हम चले हैं जाने के लिए। 370 को भी कहा जाता था, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। राम जन्मभूमि को कहा जाता था, आप तो बना ही नहीं पाएंगे। 3 तलाक पर आप कानून ले आ ही नहीं पाएंगे। जो मैं सारिका पासवान के पास आ रहा हूं। सारिका पासवान, कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकते हैं क्या? और अब जैसे ही विपक्ष हैं तो आपको ये सारे आरोप जड़ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में तोता कहा था? किसकी रिजिम में कहा था? क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई पिंजड़े में तोता है? क्यों कहा था और किस विषय में कहा था? कौन सा स्कैम था? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो बदले की नीति से काम करती है। निष्पक्ष जांच तो निश्चित रूप से अपने विपक्षियों पे हो नहीं रही है, ना करवा रही है वो। ये सारे प्रमाण हैं, चाहे आप बिहार की अभी आप ईडी की जांच हो, या झारखंड की ईडी की जांच हो, या फिर दिल्ली की ईडी की जांच हो। और ये नरेंद्र मोदी जी जो कहा कर रहे थे कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरी ताप सहन नहीं कर सकता है। फिर लैंड घोटाले में नारायण राणे इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये अडानी इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? माइनिंग घोटाले वाले येदियुरप्पा इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? करोड़ों टी-शर्ट घोटाले वाले रघुवर दास इनके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने मंत्रिमंडल और अपने खेमे में शामिल कर दे। देखिए बीजेपी वाले की यही बुरी आदत है, ये सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही इनकी इतनी सब्र है कि जो मैं बोल उनको सुन सके। क्योंकि आपको मैं आपकी और आपकी सच्चाई में दिखा रही हूँ, सुन लीजिए, आपकी सच्चाई में दिखा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमावड़े वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। इंडिया डेली पर प्रत्युष जी के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है, आपके नेता ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं? आप कह दीजिए नहीं भ्रष्टाचार किए हैं, कोर्ट में उसका सबूत दे दीजिए। हमको सरकार सारिका जी एक सेकंड सारिका जी, अभी आपने कहा कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं बार बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट से एमके स्टालिन अलग हो गए तो 2 दिन के बाद सीबीआई उनके घर पर चली गई। उस वक्त निकाल कर देख लीजिएगा बयान, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कांग्रेस हम पर बदले की कार्रवाई कर रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप पावर में रहते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां किसके फेवर में रहती है, विपक्ष उस पर क्या आरोप लगाता है, ये आज का इतिहास नहीं है, काफी पहले से चला आ रहा है, काफी पहले से चला आ रहा है। और यहां एक दूसरे को दम भर गरियाने वाली पार्टी भी एक साथ होती है। मैं चिराग सेठी आपके पास आ रहा हूं। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने? शीला दीक्षित ने कितने घोटाले किए, क्या क्या नहीं किया, कितने मामले में कन्विक्शन हुआ, कितने मामलों में हुआ? प्रत्युष जी आज की जो सरकार चल रही है वो तो घोटालों की
बिल्कुल एक फहरिस्त लगाकर बैठी है। आज मुझे बताइए ना, जितने भी आप ईडी के केसेस चला के आप भाजपा में शामिल हो जाइए, जिनका नारा है एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा जाएगा, उसका मतलब यही है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबको भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। जिस राज्य में सरकार बन नहीं सकती, जहां जीत नहीं सकते हैं, वहां पे सरकार बना ली जाएगी। आप मुझे बताइए ना, आप बात कर रहे थे सीबीआई की, तब कम से कम मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा तो होता था। आप नरेंद्र तोमर जी का बेटे जो है वो कैमरा पे वीडियो कॉल पर बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए इधर भेज दो, 700 करोड़ रुपए उधर भेज दीजिए। बताइए किसने इस्तीफा दिया? पहले मॉरल ग्राउंड कुछ तो होते थे, आज तो मॉरल ग्राउंड ही खत्म हो गए। आज तो ईडी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है कि भाजपा को किस तरीके से चुनाव जिताया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, कोई भी वो लोग जिनको प्रधानमंत्री बोल रहे थे 71,000 करोड़ रुपए का स्कैम, मुझे बता दीजिए 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो आज भाजपा के प्रवक्ता वहां बैठे हैं, बोल दे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, ये बिल्कुल सच्चे इंसान है। आज ये बोल दे सिंह साहब कि वो जो आदमी बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी ये करप्ट आदमी है, वो झूठ बोल रहे थे। आज अगर भाजपा के प्रवक्ता बोल सकते हैं तो बोल दे आज तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था कि हम तो जनता से पूछकर। अरे आप बताइए, आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। नाम लीजिए, बताइए किसी जनता क्या उन्होंने नहीं बोला था? प्रेम जी, क्या जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सुविधा देख करके आरोप लगाती है क्या? दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन की हिस्सा है आम आदमी पार्टी के साथ, वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन फिर भी साथ बना हुआ है। ये कैसी मजबूरी है? वहां पर ईडी की जांच सही हो जाती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच सही हो जाती है, बंगाल में भी सही हो जाती है, तो फिर दूसरी जगह गलत कैसे हो जाती है? देखिए, राजनीतिक दल अगर हर मामले में एक होते तो फिर एक पार्टी होती। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी डिफरेंट पार्टी रही, आज अलायंस में आई है, तो जाहिर बात है कि जो मुद्दे उठे थे उसको कांग्रेस ने उठाया, उसका कर्तव्य था, उठाना चाहिए था। आज बीजेपी को वो आवाज उठानी चाहिए। किसी स्टेट में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उसको आवाज उठाना ही चाहिए। लेकिन अब उसमें सही और गलत के आधार पर तो जब जांच प्रोसीजर है, कोर्ट है, उसके हिसाब से तो सही और गलत होगा, लेकिन आवाज उठाना तो जरूरी है। तो इस पैनल पर जो बात हो रही है वो भी तो आवाज उठाना ही है ना, चाहे आप प्रश्न पूछ के उठा रहे हो, चाहे हम जवाब दे करके हैं, कोई बचाव कर रहा है, कोई बोल रहा है, लेकिन आवाज ही तो उठ रही है। तो जो आवाज नहीं उठे, आवाज उठनी चाहिए, और ये नहीं, आवाज उठनी चाहिए। ये अतिरिक्त आवाज उठनी बंद हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र अपने मायने को खो देगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लूं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, हर दिन शो के दौरान हम आपसे 3 सवाल पूछते हैं और 2 लकी विजेताओं को हम इनाम भी देते हैं। हमने 29 तारीख को जो शो के दौरान सवाल पूछा था उसके 2 लकी विनर्स हैं, नंद किशोर मुंबई महाराष्ट्र से और दिगेंद्र प्रताप सिंह है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जल्द एक शानदार इनाम आपके घर तक पहुंचेगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए संपूर्ण राष्ट्र। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए